एक शहर में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती है। मीनाक्षी की शादी जगदीश नाम के एक लड़के से हो जाती है। मीनाक्षी बड़ी खुश होती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी शादी पहली रात ही खत्म हो जाएगी। मीनाक्षी जब अपने पति का इंतजार कर रही होती है तो उसकी सास आती है और उसे बोलती है, अरे बहू तू सो जा, वो कहीं बाहर गया है और देर से आएगा। पर माँ जी, आज तो हमारी शादी हुई है, आज के दिन वो कहाँ चले गए? ओहो, बीवियां इतने सवाल नहीं किया करती सब्जी, चल अब चुपचाप सो जा। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी अकेले बैठी अपने पति का इंतजार करती रहती है। रात के करीब 3 बज जाते हैं। मीनाक्षी की वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज से मीनाक्षी की आंख खुल जाती है। कौन है? अरे इतनी रात को तेरे कमरे में तेरा पति ही होगा ना? जी, क्या आप शराब पी कर आए हो? मैं शराब पीऊं या कुछ और? तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बात बात पर सवाल कर रही है। जगदीश को ऐसे शराब की हालत में धुत देख मीनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहाँ पूजा पाठ वाली लड़की जिसने कभी अपने घर में शराब का नाम भी नहीं सुना। उस लड़की की शादी एक शराबी से हो गई। मीनाक्षी जैसे तैसे उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है, पर हर दिन जगदीश शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को खूब मारता था। मीनाक्षी के माँ बाप बहुत गरीब थे। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन जब मीनाक्षी आंगन में कुछ काम कर रही होती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो माँ बनने वाली है, इसीलिए इनको चक्कर आ गया। मीनाक्षी की सास बड़ी खुश होती है कि वो अब दादी बनने वाली है। मीनाक्षी भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसे लगता है अब उसका पति सुधर जाएगा, पर जब जगदीश को ये बात पता लगती है तो वो जरा भी खुश नहीं होता और ऊपर से मीनाक्षी पर आए दिन और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मीनाक्षी कुछ और नहीं सोचती और बस उसे अपने माँ बनने का इंतजार रहता है। एक दिन वो अपने होने वाले बच्चे से बात कर रही होती है। जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। मैं तुमको पढ़ाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और रोज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मीनाक्षी को माँ बनने की बहुत ज्यादा चाह होती है। उसे उसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा होता। वो इतनी खुश रहती है कि बस दुनिया में उससे ज्यादा कोई खुश ही ना हो। पर फिर एक दिन जगदीश हमेशा की तरह रात को खूब शराब पीकर आता है। मीनाक्षी, चल मुझे खाना दे, खाना दे। जी अभी लाई। मीनाक्षी जगदीश को खाना ला कर देती है। जगदीश को खाना पसंद नहीं आता और वो मीनाक्षी के ऊपर थाली फेंक कर मारता है। ये क्या कर रहे हो? आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? बस मीनाक्षी इतना ही बोलती है कि जगदीश का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कोने में रखा एक मोटा सा डंडा उठाता है और मीनाक्षी को खूब मारता है। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। सही है, आज दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूँ। मीनाक्षी उसके आगे हाथ जोड़ती है और खूब रोती है, पर जगदीश को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। बेचारी मीनाक्षी और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। जब मीनाक्षी की सास बाहर से आती है और मीनाक्षी को ऐसे मरा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पर जगदीश को उनके मरने का कोई अफसोस नहीं होता। वो वही अपनी शराबी वाली जिंदगी जीता रहता है। मीनाक्षी की जिस तरीके से और जैसे हालातों में मौत हुई होती है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। वो कभी किसी पेड़ पर बैठ जाती तो कभी पूरी रात रेलगाड़ी की पटरी पर घूमती है, कभी नदी के पास बैठ जाती है तो कभी सड़कों पर घूमती है। उसकी आत्मा बस हर जगह अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। उसके मरने के बाद भी उसकी बच्चे की इच्छा नहीं मरती। एक रात जब चुड़ैल एक रेलवे स्टेशन पर घूम रही होती है तो उसके सामने उसकी माँ ट्रेन के आगे गिर जाती है। उस औरत के 4 बच्चे होते हैं, राजू, रवि, सीमा, मीना। अपनी माँ को मरते देखकर वो बच्चे बहुत रोते हैं। बच्चे रोते रह जाते हैं पर उनकी माँ के शरीर के टुकड़े तक दिखाई नहीं देते। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकूं। हमारा कोई घर नहीं है, हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया। अब वो सब बेचकर यहाँ से चले गए, हमें नहीं पता अब वो कहाँ है।
बताओ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बाप छोड़कर भाग गए और माँ ने आत्महत्या कर ली। अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे वहीं बैठ जाते हैं और अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। चुड़ैल अभी भी उन बच्चों को देख रही होती है। वो वहां से कहीं दूसरी जगह चली जाती है, पर फिर उसे उन्हीं बच्चों का ख्याल आता है और वो वापस उनको देखने आ जाती है। 3 बच्चे तो गहरी नींद में सोए होते हैं, पर सबसे छोटी बच्ची भूख से रो रही होती है। तीनों बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि किसी को उसके रोने की आवाज नहीं आती। बेचारी कैसे भूख से रो रही है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी बिल्कुल ऐसी होती। चुड़ैल को उस बच्ची को ऐसे रोते देख बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो जल्दी से उसके पास जाती है। वो छोटी सी बच्ची चुड़ैल को देख एकदम चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। चुड़ैल उसे देख एकदम माँ जैसा महसूस करती है। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम ऐसे ही अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। बच्ची चुड़ैल को देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसने उसे हाँ बोला हो। उसके बाद चुड़ैल जल्दी से जाती है और उसके लिए एक दुकान से चुपके से दूध लेकर आ जाती है। फिर वो उस बच्ची को गोद में बिठाकर उसे दूध पिलाती है। बच्ची दूध पीकर फटाफट सो जाती है। अरे ये तो सो गई, पर अब मैं इसे यहाँ कहाँ जमीन पर लिटाऊं? और बाकी बच्चे भी तो भूखे हैं। मुझे इनके रहने और इनके खाने का इंतजाम करना होगा। चुड़ैल फिर से जाती है और उन बच्चों के लिए ढेर सारी खाने की चीजें और बिस्तर लेकर आती है। बच्चे जब उठते हैं तो इतना सब कुछ देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सब खा जाते हैं। इतना सब खाना आखिर कौन रख कर गया होगा? और ये बिस्तर भी? हमें क्या, बस हमें तो भरपेट खाना मिल गया ना, और अब हम आराम से सो भी सकते हैं। हैं? सच में बहुत भूख लगी थी, पर मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हम माँ के बिना अकेले कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? चुड़ैल दूर खड़ी सब देख रही होती है, पर वो उनमें से बस मीना को ही दिख रही होती है। मीना उस चुड़ैल की तरफ देखकर माँ बोलती है। अरे मीना ने पहली बार बोला है और वो भी माँ, पर ये वहाँ देखकर किसको माँ बोल रही है? माँ? तूने मुझे माँ बोला? मैं तरस गई थी ये शब्द सुनने को। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे किसी ने माँ बोला। कौन है उधर? कोई भी तो नहीं है। मीना, तू किसको देखकर माँ बोल रही है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो इतना ध्यान भी नहीं देती। कुछ दिन वो बच्चे वहीं निकाल देते हैं। रोज उनको वो चुड़ैल चुपके से खाना दे जाती और खाकर पेट भर लेते। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और अब मीना साफ साफ बोलने लगती है। चुड़ैल रोज रात को बच्चों के पास आकर बैठी रहती और उनका ध्यान रखती। वो सभी बच्चों को खूब प्यार करती, पर सबसे ज्यादा लाडली तो उसकी मीना थी। मीना चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। फिर एक दिन वहाँ एक चौकीदार आता है और बच्चों पर गुस्सा करने लगता है। अरे भाई, तुम बच्चे तो यहाँ पर डेरा जमा कर ही बैठ गए हो। देखो, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ तुम ऐसे नहीं रह सकते। पर हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं, तो क्या सबको यहाँ रेलवे स्टेशन पर जगह दे दें? नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल से यहाँ दिखाई मत देना। अरे अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? चुड़ैल को फिर याद आता है कि जहाँ पेड़ पर वो अक्सर जाकर बैठती है, उसी के नीचे एक झोपड़ी है जहाँ कोई नहीं रहता। वो जल्दी वहाँ जाती है। वो उस टूटी फूटी झोपड़ी को बिल्कुल बढ़िया बना देती है। लगता ही नहीं कि वो पुरानी है। फिर वो उसमें एक एक चीज का बंदोबस्त कर देती है। सब तो हो गया, पर अब मैं उन बच्चों को यहाँ कैसे लेकर आऊं? वो ये सोचते हुए उस झोपड़ी के बाहर निकलती ही है कि बच्चे उसके सामने आ खड़े होते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को वहाँ देख एकदम चौंक जाती है। तुमने क्या सबको मेरे बारे में बता दिया मीना? क्या हम आपको नहीं देख सकते माँ? भगवान मुझ पर दया करो। मुझे ऐसी शक्ति दो जो मैं इन बच्चों को दिख सकूं। चुड़ैल बहुत रोती है और अचानक सभी बच्चे बोलते हैं, अरे आप तो हमें दिख रहे हो माँ। क्या सच में? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तो कितनी डरावनी हूँ ना। माँ तो सबसे खूबसूरत होती है, वो कभी डरावनी हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। सब बच्चे चुड़ैल के गले लग जाते हैं और चुड़ैल को खूब प्यार करते हैं। चुड़ैल भी उनको बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो उन बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है। सब बच्चे उसको माँ बुलाते हैं और वो भी उनको बिल्कुल अपने ही बच्चों जैसे प्यार करती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। धर्मपुर गांव के पास एक बस स्टैंड था।
जहाँ पर राजू नाम का लड़का रोज फूल बेचने के लिए जाया करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर राजू का घर था, जहाँ पर उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा था। रोज की तरह आज भी राजू फूलों से भरा हुआ टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। तभी बस स्टैंड पर लोगों से भरी हुई एक बस आकर रुकती है। राजू फूल बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तभी बस से सीमा नाम की लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर राजू उनके पास जाता है और बोलता है, मैडम जी फूल लेंगी क्या? आज मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने बालों में लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। सीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो राजू से बोलती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल। मैं तो तुम्हारे इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। अरे मैडम जी, ये लाल गुलाब अपने बालों में लगा कर तो देखिए, आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं चाहिए तुम्हारे ये बेकार से फूल। सीमा की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना भाई, ये फूल वाला तो सुंदर लड़की देखकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, कब से मुझे छेड़े जा रहा है। अरे मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ अपने फूल बेच रहा हूँ। देखो तो भाई कितना झूठ बोलता है ये फूल वाला। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग सीमा की बात सुनकर राजू को पीटने लगते हैं और राजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर राजू फूलों से भरा टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। कुछ लोग राजू से फूल खरीद लेते हैं। तभी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है और राजू को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो तो, ये तो वही फूल वाला है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। चलो आज जरा इससे मजे लेते हैं। सीमा और उसकी सहेलियां राजू के पास जाती हैं और राजू से बोलती हैं, अरे भाई फूल वाले, आज फूल नहीं बेचोगे? कल तो बड़ा फूल किए जा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो पीछे ही पड़ गए थे और आज देखो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम्हारे फूल ज्यादा सुंदर हैं या मैं? अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगी। अरे मैडम जी, आप भी सुंदर हो और मेरे फूल भी। मेरी सुंदरता के आगे तेरे फूल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आया सुंदर फूल बेचने वाला। ऐसा बोलकर सीमा और उसकी सहेलियां जोर जोर से राजू पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं और राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और नदी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। हे भगवान, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है। इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है। इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से राजू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अपना भूतिया रूप देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं उन सुंदर लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह भूत राजू के रूप में फूल बेचने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे भाई फूल तो बहुत सुंदर है, जरा लाल गुलाब तो देना। ये लीजिए मैडम जी, और हाँ आज कोई पैसे नहीं लूंगा। आज सभी सुंदर औरतों को मैं मुफ्त में फूल दूंगा। राजू की बात सुनकर वहाँ खड़ी और औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं। राजू सभी औरतों को फूल दे देता है। तभी वहाँ सीमा और उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। राजू सीमा से बोलता है, अरे मैडम जी, आज तो फूल ले लीजिए। आज मैं सभी सुंदर लड़कियों को फूल मुफ्त में दे रहा हूँ और आप तो वैसे भी बहुत ही सुंदर हो मैडम जी। अच्छा भाई, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तो मुझे भी फूल दे ही दो। राजू सीमा को फूल देकर वहाँ से चला जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है।
इतनी बेवकूफ है ये सब औरतें, इन्हें क्या पता ये मुफ्त के फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाले हैं। अगले दिन सीमा का चेहरा काला और बेजान सा होने लगता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। सीमा रोते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी गांव की कुछ और औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि हम सभी औरतों का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी सीमा को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, अरे बहन, जब से हम सभी ने उस फूल वाले से मुफ्त में फूल लिए हैं तभी से हम सभी के चेहरे भी फूल की तरह ही मुरझा गए हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है वैसे वैसे हमारे सुंदर चेहरे भी बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये सारी बात सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम सभी के साथ। ऐसा बोलकर सरपंच और गांव के कुछ लोग सीमा और बाकी औरतों के साथ राजू के घर जाते हैं और वहां भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या भला है यहाँ पर? ये डरावना भूत कहाँ से आ गया रे? कौन है वहाँ? अरे मर गए रे, ये भूत तो हमारी ही तरफ आ रहा है। तभी भूत वहां आ जाता है। सरपंच जी डरते हुए भूत से बोलते हैं, अरे भूत जी, हमें जाने दो, हम तो फूल वाले से मिलने आए थे, हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर रहते हो। मैं ही हूँ फूल वाले राजू का भूत। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये सब मैंने ही किया है। इन सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। इसकी वजह से इन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मेरी पिटाई तक लगवा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर रूप सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाएगा। भूत जी, गलती सिर्फ मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन औरतों के साथ मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। भूत जी, कृपया करके इन सबको छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए तुम जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। मेरी इच्छा है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है वैसे ही तुम भी नदी में कूद कर अपनी जान दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? कल सुबह सभी नदी के पास पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे अब सुबह का इंतजार है। और अगर मैडम जी तुमने नदी में कूद कर अपनी जान नहीं दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी सीमा से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तभी सीमा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उस डरावने भूत की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। अरे बहन, ये कैसे होगा? मैं तैरना जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और सुबह होते ही भूत और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भूत भाई, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा बोलकर सीमा नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरे किनारे बाहर निकल जाती है। भूत को लगता है कि सीमा अब मर चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस